Assalamu alaikum senior 1 class. We are doing our chapter Earth and its physical environment, chapter number 3 from the geography portion, and today we will see of a new topic which is the natural spheres of the earth, page number 28. So open your books and let's start the reading. The natural spheres of the earth. All of the processes on earth are driven by 4 different types of spheres which are all connected to each other as well. They are geosphere, land, हाइड्रोस्फीयर वाटर, बायोस्फीयर लाइफ एंड एटमॉस्फेयर एयर. इसमें हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है, जो हमारा अर्थ है उसके जो नेचुरल स्फीयर्स हैं, आप लोग ये कह लो कि हमारा जो अर्थ है उसका एक साइकिल है. ये जो साइकिल किससे मिलके बनता है, इन 4 चीज़ों से मिलके बनता है. वो कौन कौन सी है? लैंड, वाटर, लाइफ एंड एयर. अगर ये चारों में से कोई भी चीज़ मिस होगी तो हमारा जो दुनिया का एक सर्कल आप कह लो, साइकिल है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा. जिस तरह हमें पता है हम लोग जो लाइफ एग्जिस्ट करती है हमारे अर्थ पे, जिस तरह ह्यूमन लाइफ है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके रहने के लिए हमें लैंड चाहिए. अगर वहाँ पे आप फ़र्ज़ करो वहाँ पे एयर है, लैंड है, ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करते हैं या प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लेकिन उनके पास पानी नहीं है तो वहाँ पे उनके लिए रहना मुश्किल होगा. इसी तरह हमारे पास वाटर है, हमारे पास लैंड है, हमारे पास लाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन वहाँ पे एयर नहीं है जहाँ पे वो सांस ले सके, ऑक्सीजन नहीं है एटमॉस्फेयर में. तो अब क्या होगा कि वो जो लाइफ है उनके लिए वहाँ पे रहना मुश्किल होगा. तो ये चीज़ क्या शो करती है कि ये जो सारे स्फीयर्स हैं ये पूरा एक साइकिल है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. अगर इनमें से कोई भी एक मिस होगा तो बाकी जो हमारे स्फीयर्स हैं, बाकी जो साइकिल के हिस्से हैं वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे. तो इन सब साइकिल से मिलके, इन सब सिस्टम से मिलके हमारा जो अर्थ है वो चलता है. अब डिफरेंट प्रोसेसेस से, अब हर प्रोसेस में, हर साइकिल में हम लोग जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनसे मिलके बना है. अब वो देखते हैं वन बाय वन कि उसमें क्या आता है. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एटमॉस्फेयर. एटमो मीन्स एयर. अब उसमें एयर में क्या आता है, वो क्यों ज़रूरी है, वो कैसे काम करती है, हम इसमें ये देखते हैं. एटमॉस्फेयर. The earth is surrounded by a thin layer of gases we call the atmosphere. It is around 500 km in thickness and is made up of 3 primary gases: oxygen, nitrogen and water vapor. Other gases are also present in small amounts in the atmosphere. अब हमारा जो अर्थ है उसके अराउंड एक लेयर है जिसे हम कहते हैं गैसेस की एक लेयर है, जिसका नाम क्या है? एटमॉस्फेयर. जिसमें बहुत सी गैसेस पाई जाती हैं. जो प्राइमरी गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर. और इसकी थिकनेस कितनी होती है इस लेयर की? 500 किलोमीटर. अब इसका काम क्या है वो देखते हैं. One of the most important job is to provide us with a blanket that can hold oxygen necessary for all the living organisms on the earth for breathing and respiration. It also protects us from harmful electromagnetic and UV radiations from the sun. अब इसका काम क्या है? जो एटमॉस्फेयर, जो लेयर ऑफ गैसेस है, वो हमें क्या करती है, क्यों ज़रूरी है? हमारी जो सांस लेने के लिए ज़रूरी है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन लाइफ, इन सब के लिए क्या ज़रूरी है कि वो उस लेयर में उसकी वजह से सांस ले सकते हैं. अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन नहीं होगी, वाटर वेपर नहीं होगा, तो हम क्या होगा, हम प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाएंगे और हमारा यहाँ पर रहना अर्थ पे पॉसिबल नहीं होगा. अब ये जो लेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करती है. जो सन की हार्मफुल रेज हैं उससे भी हमें प्रोटेक्ट करती है. कैसे? अबाउट 90 to 30 किलोमीटर्स above the earth's surface is a layer of gas called ozone, which is a form of oxygen. हमारे जो अर्थ के ऊपर जो अर्थ का सरफेस है उससे ऑलमोस्ट 90 to 30 किलोमीटर अबव एक लेयर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं जो ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, जिसका नाम क्या है? ओजोन. अब ओजोन लेयर क्या है? ओजोन इज़ अ नेचुरली अकरिंग गैस found in the atmosphere where it forms a layer and absorbs most of the sun's UV light, invisible rays which are harmful to both plant and animal life. अब ओजोन का क्या काम है? वो लेयर जो कि ऑक्सीजन से मिलके बनी है, जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होती है हमारे एटमॉस्फेयर पे, जिसका काम क्या है कि जो हमारा अर्थ है उसको जो सन की जो यूवी रेज़ हैं, यानी हार्मफुल जो रेज़ हैं, उससे बचाना, जो कि ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ के लिए बल्कि जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके लिए भी हार्मफुल होती हैं. तो इसलिए ये लेयर इम्पॉर्टेंट है सांस लेने के लिए और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूवी रेज़ हैं, हार्मफुल रेज़ हैं सन की, उससे. नाउ मोर. अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट 5 लेयर से मिलकर बना है. वो कौन कौन सी हैं ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हमारा एक आगे टॉपिक है. उसके बाद हम पहले ये देखते हैं बिजी बी क्वेश्चन, जो कि आपकी एक्टिविटी है. आपने क्या करना है? देयर आर नाउ बिग होल्स इन द ओजोन अबव द अंटार्कटिका एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. Find out the reasons why the ozone layer is being damaged and what can be done to prevent it. अब आप लोगों ने
क्या करना है, ये सर्च करना है हमारा जो ओजोन है उसमें अब कहा जाता है कि बहुत से बिग होल्स हैं। अब वो क्यों है, वो डैमेज क्यों हुई हुई है, अब आपने इसके रीज़न सर्च करने हैं और उसको सर्च करने के बाद ये भी देखना है कि हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमने अभी ये चीज़ देखी ना, जो ओजोन लेयर है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें जो सन की हार्मफुल रेज़ है हमारे अर्थ को उससे बचाती है। अगर ये नहीं होगी तो जो सन की डायरेक्ट रेज़ हम तक हार्मफुल रेज़ आएंगी और वहाँ पर नुकसान पहुँचाएंगी, ना सिर्फ ह्यूमन्स को बल्कि प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। इसलिए ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी, क्योंकि ये डैमेज क्यों हो रही है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आपने इसके रीज़न सर्च करने हैं और ये सर्च करने के बाद आपने मुझे गूगल क्लासरूम के ऊपर सेंड करने हैं और ये आपकी आज की एक्टिविटी होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो स्फीयर है वो देखते हैं, जो कि कौन से हैं, जियोस्फीयर। जियो मीन्स लैंड। The geosphere is the hard surface on which we live. It is the solid rocky crust covering the entire surface of the earth from the top of Mount Everest to the bottom of the deepest ocean. The geosphere includes various landforms such as mountains and valleys, as well as rocks, minerals and soil. The geosphere is constantly being shaped by external forces such as the sun, wind, ice, water and other chemical changes. We might be think of the continents as stable and fixed land masses, but they are actually constantly moving. The part of land that is moving is called the geosphere. It moves in big chunks of lands called tectonic plates. Some of these plates are huge and cover entire continents. Think of the Earth's surface as made up of series of large plates, just like a pieces of jigsaw puzzle. These plates are in constant motion, traveling at a few centimeters per year. The edges of these plates move and push against each other and thus result in major activities such as earthquakes, volcanoes and mountain range formations. जियोस्फीयर मीन्स वो जगह जहाँ पे हम सारे रहते हैं, जो कि डिफरेंट रॉक से मिलकर बना हमारा क्रस्ट का, जो हमारे अर्थ की आउटर लेयर है, उधर से लेके जो भी डीपेस्ट ओशन तक, ये हर चीज़ इसमें आ जाती है। यानी सारी नॉन लिविंग थिंग्स इसमें आती है। हमारे लैंड फॉर्म्स हैं, माउंटेन्स हो गए, वैलीज़ हो गई, हमारे मिनरल्स हो गए, हमारे रॉक्स है, सॉइल है, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं जियोस्फीयर में, जहाँ पे ये हार्ड सरफेस जहाँ पे हम रहते हैं। एटमॉस्फेयर वो एयर जो कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सांस ले सकें। जियोस्फीयर वो लैंड जहाँ पे हम सारे रहते हैं। अब क्या वो लैंड जहाँ पे हम रहते हैं वो कांस्टेंट मूव करती रहती है, उसमें चेंजेस आती रहती हैं। अब वो जिसके ऊपर मूव करती है, यानी वो लेयर जहाँ पे, यानी जो क्रस्ट है जहाँ पे हम सारे रहते हैं, जो हार्ड सरफेस जो कि डिफरेंट रॉक्स और डिफरेंट जो सॉलिड रॉक से मिलकर बनी है, उसके नीचे डिफरेंट प्लेट्स पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अब वो प्लेट्स का क्या काम है, वो प्लेट्स भी हमारी जो लेयर है उसके नीचे मूव करती रहती हैं। जब वो मूव करती हैं तो उसकी वजह से कह लो कि अगर हमारी ज़मीन के नीचे जहाँ पे हम रहते हैं उसके नीचे जब वो प्लेट्स मूव करती हैं तो उनके मूव करने से वो जब टकराती हैं या बिल्कुल अलग हो जाती हैं तो हमारी ज़मीन है उसमें उसका रिएक्शन होता है, यानी चेंजेस आती हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दोज टेक्टोनिक प्लेट्स अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब वो चेंजेस क्या होती हैं, कभी कभार हमारे माउंटेन्स बनते हैं, कभी कभार हमारे जो ज़लज़ले आते हैं। वो क्यों आते हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन के नीचे जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही होती हैं, उसका रिज़ल्ट होता है ये सारी चीज़ें। अब वो प्लेट्स, उनको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। उसकी भी आगे से 2 टाइप्स हैं। कौन कौन? कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक। अब कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक प्लेट्स के दरमियान डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है? जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो हम उन प्लेट्स को कहते हैं, यानी उन प्लेट्स पे जिस पे जो लैंड पार्ट हमारा जो ज़्यादा पाया जाता है उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। और ओशियानिक प्लेट्स वो प्लेट्स है जिसपे हमारा जो ओशन पार्ट है, यानी जो वाटर पार्ट है हमारे अर्थ का, वो ज़्यादा पाया जाता है। जिस तरह हम लोगों ने अभी बताया कि जो क्रस्ट है जहाँ पर हम रहते हैं उसके नीचे, उस लेयर के नीचे डिफरेंट प्लेट्स हैं। तो जिस प्लेट पर लैंड का ज़्यादा हिस्सा होगा उसे हमने, यानी कॉन्टिनेंट्स पाए जाएंगे, उसे हमने ज़्यादा कह दिया कॉन्टिनेंटल प्लेट। और जिस प्लेट के ऊपर जो ओशन वाला पार्ट ज़्यादा पाया जाएगा, यानी पानी ज़्यादा पाया जाएगा, उसे हमने कह दिया ओशियानिक प्लेट्स। तो ये मेजर डिफरेंस है जो आप लोगों ने याद रखना है। अभी कैसे उनकी प्रोसेसिंग कैसी होती है, कैसे वो मूव करते हैं, ये आपका लोगों का टॉपिक का पार्ट नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ समझने के लिए ये चीज़ देखनी है कि जो जियोस्फीयर है, यानी वो लैंड का पार्ट जहाँ पे हम रहते हैं, उसके नीचे डिफरेंट प्लेट्स पाई जाती हैं जिसे कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक प्लेट्स कहते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स वो प्लेट्स जिसके ऊपर जो कॉन्टिनेंट पार्ट है, यानी जो लैंड पार्ट है हमारे अर्थ का, वो ज़्यादा पाया जाता है। और ओशियानिक प्लेट्स हमने उन प्लेट्स को नाम दिया जिसमें जो वाटर पार्ट है हमारे अर्थ का, वो ज़्यादा पाया जाता है। तो आप सिर्फ ये डिफरेंस याद रखो अभी के लिए। तो ये वो हो गई हमारा जो सेकंड स्फीयर ऑफ द अर्थ। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स वाटर
All of the rivers, lakes, streams, oceans, groundwater, glaciers and moisture in the air like rain and snow collectively make up the hydrosphere of the earth. The hydrosphere is found on the surface of earth but also extend down several kilometers below as well as several kilometers up into the atmosphere. Most of the earth's water is salty and present in the oceans, about 97%. 2/3 of the remaining 3% is frozen in glaciers. Only 1% of hydrosphere is liquid fresh water that we can drink, and even most of this exists as groundwater down in the soil. हाइड्रोस्फीयर कंटेन्स द वाटर ऑफ द अर्थ, यानी हमारे अर्थ पे किसी भी फॉर्म में पानी जो पाया जाता है, रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस, ग्राउंड वाटर, रेन, हर फॉर्म में जो भी पानी पाया जाता है वो किस में आता है, हाइड्रोस्फीयर में। जिस तरह हमें पता है हमारा जो अर्थ है उसका 71% जो पार्ट है वो वाटर यानी पानी पे मुश्तमिल है। तो देखो एक वाटर कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जिसके बगैर हमारा जो अर्थ है उसका साइकिल, उसका सिस्टम नहीं चल सकता। ओके, सो hydrosphere, hydro means water, contains the water of our planet Earth. Next one is biosphere. Bio means life. The three previous spheres, the atmosphere, the hydrosphere and the lithosphere, are the non-living parts of the world. The fourth sphere, the biosphere, includes all the biotic living parts of the world. Earth's biosphere is composed of all the living organisms on the planet, such as us, the human beings, animals, plants, bacteria. अब बच्चों बायोस्फीयर में हमने क्या देखना है, उसमें हमने देखना है जो हमारे प्लैनेट अर्थ पे यानी जो दुनिया में जो भी लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करती है उसको हमने स्टडी करना है। वो किस में आती है, बायोस्फीयर में। प्रीवियसली जो भी हमने स्फीयर्स देखे उस यानी एटमॉस्फेयर है, जो कि हाइड्रोस्फीयर है, और जो जियोस्फीयर है उसमें हमने नॉन लिविंग जो हमारे वर्ल्ड का पार्ट है उसे डिस्कस किया। बायोस्फीयर में जो भी हमारा लिविंग पार्ट है वो आ जाता है। ऑल लाइफ एग्जिस्ट इन बायोस्फीयर, बट देन अगेन द बायोस्फीयर कैनॉट सर्वाइव विदाउट एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल द अदर स्फीयर्स। अब बायोस्फीयर में क्या आता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, हर चीज़ ये चीज़ कवर करता है जो कि लिविंग थिंग है। अब इसके बगैर आपको ये बताया गया है कि ये जो बेशक इसमें लाइफ जो है हमारी अर्थ की जो पाई जाती है वो इसमें आती है बायोस्फीयर में, लेकिन फिर भी जैसे अभी हमने स्टार्ट में देखा था कि ये जो सारे जो चारों स्फीयर्स हैं वो एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिस होगी तो बाकी जो पार्ट्स हैं, बाकी जो साइकिल है, जो बाकी स्फीयर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे आपको वही चीज़ बताई गई है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर, मिनरल्स फ्रॉम द लिथोस्फीयर एंड गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको क्या चाहिए होता है, मिनरल्स। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उससे जो जियोस्फीयर है उससे जो मिनरल्स हैं वो चाहिए होते हैं सर्वाइव करने के लिए। जो हाइड्रोस्फीयर है उससे उसको पानी चाहिए होता है, और जो एटमॉस्फेयर है उससे गैसेज यानी वहाँ पे सांस लेने के लिए उसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे यही आपको डिस्कस बार बार वही किया गया है कि ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं। जो लाइफ है अगर उनके पास ये सारे एलिमेंट्स जो बाकी स्फीयर्स हैं नहीं होंगे तो वो लाइफ एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है उसका हमारे अर्थ पे। तो ये सारे सिस्टम मिलके एक काम करते हैं। हमारे अर्थ का एक प्रोसेस है, जो सिस्टम है वो इन्हीं चार स्फीयर्स की बेस पे चलता है। अगर ये चारों प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो हमारा अर्थ का सिस्टम भी खराब हो जाएगा, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं जो लैंड, एयर, वाटर और जो हमारा जो लिविंग पार्ट है वो हमारे अर्थ का मिलके ये एक सिस्टम बनाते हैं अर्थ का। तो क्लास ये थे वो 4 नेचुरल स्फीयर्स ऑफ द अर्थ जो कि जिनके बगैर हमारा सर्वाइव करना मुश्किल है। आई होप यू ऑल गेट इट। आप लोगों ने क्या करना है, इसे अच्छी तरह से रीड करना है, और जो भी आपको मुश्किल हो, जो चीज़ समझ ना आए, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसका जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, जो हम एक्सरसाइज है अपने जो नेक्स्ट क्लास है उसमें देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।